जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे आज, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डन। तो आज बात क्या है, आज इसके करेंगे भाई क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही आज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनकी जो चांसेस है आने के वो काफी ज्यादा होते हैं। सो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर काफी वेटेज लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इसका वेटेज क्या है, कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द प्रीवियस सेशंस। अगर आपको पता होगा तो हमने ये सेशन ऑलरेडी करा हुआ है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या कॉन्सेप्ट्स है तो आपको वो करना है। ओके चलो, तो बातें अभी करते हैं। अभी सिंपल तरीके से जानेंगे कि इंडिया की ये डेमोक्रेसी जो है, जो जिसकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, कैसी है। ओके, इंडिया लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी एंड जस्टिस इन एक्शन, ये सारी चीजें जो है ना हमें यहाँ पे देखनी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख चुके हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। संविधान के बारे में बातें करी गई है। हमारे देश का संविधान है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलती है, सारे इंस्टीट्यूशन उसके बारे में चलते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है भाई, वोट करने वाले लोग हैं। हम कहेंगे इट्स यंगेस्ट पॉपुलेशन, यंगेस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 96 to 98 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। तो ये सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी बन जाती है। सेकंड, डिसेंट्रलाइज पावर, मतलब क्या कि हमने जो पावर है वो डिवाइड करी हुई है जिला परिषद में, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में, ताकि वो अपने अपने डिसीजन जो है उस लोकल एरिया में ले पाए। ओके, नेक्स्ट, इंश्योरिंग गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दी है, ताकि आरटीआई हमने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ताकि हर एक जो सिटीजन है वो जान सके गवर्नमेंट क्या यहाँ पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट के सारे जो वर्किंग फंक्शंस होते हैं, जैसे बात करें कोई रोड का अगर काम होता है, अगर बात करें कोई फैक्ट्री का काम है, कोई टेंडर है, या फिर काम हुआ है नहीं हुआ, ये सारी जो बातें हैं ना वो पता चले लोगों को, इसलिए ये काम किया जाता है। ओके, इससे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर बात हम यहाँ पे करेंगे, ये तो थी ना पिलर्स ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, लेकिन बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है। ओके, तो वो लाना पड़ता है सोशल इंक्लूजन के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ता है एंड जुडिशरी को भी काम करना पड़ता है। ओके, सो पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग सीट्स इन द एजुकेशन, वो हमने करा हुआ है ताकि लोगों को एजुकेशन का अधिकार मिले, पीपल सीख सके, पीपल स्कूल में जा सके, उनको जॉब मिल सके, है ना। देन हमने वुमेन की वुमेन्स की राइट्स एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, 33% रिजर्वेशन हमने दिया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने। मतलब कहाँ पे, जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, जिसे हम बात करेंगे पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है एंड जिला परिषद, वहां पे। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने 50% जो है कुछ स्टेट्स ने दिया, जैसे महाराष्ट्र ने ये जो रिजर्वेशन जो है 50% तक दिया है। ये अपने अपने काफी बड़ी बात होती है। ये सब चीज जो है ना हम ऑलरेडी चैप्टर में सीख चुके हैं एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अगर ये सब कुछ अप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली अपना इंडिया काफी आगे बढ़ेगा, और हम कर भी रहे हैं, और भी काफी चीजें इसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आपको पैटर्न ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, क्योंकि इसमें ना होता क्या, एसएसटी का जो पहला जो होता है उसमें होता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो होता है 28 एंड पॉलिटिकल साइंस का जो वेटेज होता है वो होता है 12 मार्क्स का। अब ये 12 मार्क्स कहां से आते हैं, पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 2 मार्क्स, ओके, राइट और ट्रू और फॉल्स के लिए, रीजंस के लिए 4 मार्क्स, मतलब ईच को 2 मार्क्स मिलते हैं। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। देन एक्सप्लेन डू एज डायरेक्टेड और द कांसेप्ट मैप, इसके लिए आपको 2 मार्क्स आते हैं। देन वी हैव आंसर इन ब्रीफ, उसके लिए 2 मार्क्स। तो टोटल 12 मार्क्स का ये है। ओके, ये सारा सब्जेक्ट है, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 चैप्टर से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, पहला चैप्टर, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में रखता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। चलो देखते हैं। ये देखने से पहले सबको बता दूं कि भाई इसी तरह के लेक्चर्स काफी डिटेल में, ओके, क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यू के साथ, देन प्लानर के साथ आप सबको मिलने वाले हैं। तो स्कॉलर बैच लाइव ऑलरेडी हो चुकी है, 2-3 हफ्ते ऑलरेडी, 3 हफ्ते तो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू, अभी भी अगर आपने इसे एनरोल नहीं किया है स्कॉलर बैच में 2027 की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, आपने अभी तक इस बैच में नहीं आए हो, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आ जाओ भाई। काफी बढ़िया तरीके से हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो, सारी भाषा यहाँ पे कंप्लीट हम कर रहे हैं। एसएसटी मराठी में और इंग्लिश में हम कर रहे हैं। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, भाई क्या नहीं सब कुछ मिल रहा है आपको इसमें। और कितने प्राइस में भाई, ये मिल रहा है सिर्फ आपको ना 2999 में,
तो ये काफी बड़ी बैचेस हम कहेंगे प्राइम जो है एक ईयर की बैच है। लेकिन अगर आप प्राइम के बाद अगर आप प्राइम कॉम्बो लेते हो तो वो आपको बैच पर डे 3599 की, जिसमें आपको साइंस और मैथ्स के बुक्स भी मिलने वाले हैं, है ना। बात करते हैं काफी सिंपल तरीके से, अगर आगे थोड़ा चलेंगे हम, तो ये है 9th के लिए बैच। जो भी पीपल जो है 8th यहाँ पे पास कर चुके हैं वो 9th के लिए बैच है। तो उस 9th में भी पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज कम इनटू दैट पर्टिकुलर बैच एंड वहां पे भी हम काफी मजे करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट बैच के बारे में। मतलब बैच ही बैच है इस साल, आप टेंशन ही ना लो। ओके, हाँ, तो आपकी सारी प्रिपरेशन का जिम्मा जो है हमारे ऊपर रहेगा। 5th to 8th हम काफी फ्री दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। 9th में हम आपके लिए बैच लेके आ रहे हैं एंड 11th एंड 12th के लिए हम न्यू बैच लेके आ रहे हैं जो फुल 2 इयर्स का कोर्स यहाँ पे रहेगा। तो जो भी आपके भाई बहन है जो 11th में और 12th में पढ़ाई करना चाहते हैं, विद MSc CT करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भाई खजाना ओपन कर दिया गया है वेदांतु ने। अब आपको लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है काफी ज्यादा है, तो आपके लिए एक खुशखबर ये है कि आपके लिए इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन जो टेस्ट है 2026 वो लाइव हो चुकी है। सो वी वांट ऑल ऑफ यू कि आपको लगता है कि भाई इससे भी और थोड़ा कम प्राइस में चाहिए सर, कुछ करो तो सही, तो यस, वेदांतु ने आपकी बात सुनी है एंड वी वांट ऑल ऑफ यू कि आप अप टू 90% स्कॉलरशिप जीत सकते हो एंड ये प्राइसेस काफी कम हो सकते हैं आप सबके लिए। लेकिन उसके लिए आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टेस्ट देनी पड़ेगी एंड टेस्ट देने के बाद अगर जितना आपका स्कोर अच्छा आता है सो यू विल गेट अप टू 90% ऑफ या फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। देखते ऑफ मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन जरूर आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, पढ़ाई के बारे में। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा संविधान काम कैसे करता है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सेस के क्वेश्चंस काफी सिंपल है, काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है ना, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैंने आपको आंसर दिया है ऑलरेडी, ये 50% महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफी सिंपल है, मतलब जो भी कुछ डेटा दिया गया है ना वो डेटा के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा आते हैं। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन हियर गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, फूड सिक्योरिटी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, डाउरी। देखो होता क्या है, शादी के बाद ना काफी पैसे मांगे जाते हैं डाउरी के लिए, हम हुंडा कहते हैं, दहेज कहते हैं। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, कि आपको समझना है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, महिलाओं को अधिकार दिया गया एंड बिकॉज ऑफ चीजें क्या हुई कि लोगों को यहाँ पे ना मतलब महिला काफी सुरक्षित फील करने लगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अगर हम आगे चलेंगे, ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सही वाला आंसर है। इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, इज ओके, इसेंस डेमोक्रेसी क्या है, इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो ये आपका आंसर है, ये वाला राइट आंसर है। यूरोस वेंचर्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब डेमोक्रेसी होती क्या, डेमोक्रेसी मतलब पीपल खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ओके, एंड दे आर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड उससे वो गवर्नमेंट बनाते हैं एंड गवर्नमेंट क्या करती है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, आपकी जो लाइफ है आसान कैसी हो इसके लिए काम करते हैं। सो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज, मतलब पावर जो है ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, ये व्यक्ति है, ओके, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, तो पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द पीपल। ओके, अब हम बात पे करेंगे, समझो पावर शुड बी डिवाइडेड एट द ग्राम पंचायत लेवल पे पावर डिवाइड होनी चाहिए, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, स्टेट बोर्ड हो, स्टेट हो, स्टेट हो, तो यहाँ पे ना पावर डिवाइड होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। सो इसीलिए ना अगर पावर डिवाइड होगी व्हाट विल गोइंग टू हैपन, वो ग्राम पंचायत में अपने अपने क्या करेंगे, वो काम वहां पे करेंगे, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझो लाइट की प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो वो खुद अपने एरिया में कॉल करेंगे, अपने एरिया में सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम सारे अधिकार इसको दे देंगे, ये कौन है, ये हमारे समझो पीएम जी है, ओके, हमारे पीएम है, ओके, तो अगर हम प्रधानमंत्री को सारी बातें बताएंगे, ओके, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री को कॉल करेगा, हेलो सुनते हैं, हाँ मोदी जी पानी नहीं आ रहा है हमारे एरिया में, तो थोड़ा कुछ करिएगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, पानी के प्रॉब्लम के लिए क्या है, पानी नहीं आ रहे तो ग्राम पंचायत के पास जाओ, है ना, अगर तालुका लेवल के इश्यूज वगैरह तो पंचायत समिति के पास जाओ, अगर जिला परिषद के कुछ इश्यूज वगैरह मतलब जिला लेवल, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट पुणे है समझो, तो उसके लेवल की कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे जाओ, राज्य के लेवल की जो प्रॉब्लम है तो राज्य के लेवल पे जाओ, देश की अगर प्रॉब्लम होती है जैसे फॉरेन रिलेशंस की बात आती है, न्यूक्लियर की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, देन आप पकड़ सकते हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये इस तरह से बातें होती है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है, उसके रीजन आपको यहाँ पे देने। तो इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्यों भाई, भारतीय लोकशाही को, भारतीय लोकतंत्र को
दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका आंसर काफी सिंपल है। आंसर सिंपल है क्योंकि हमने जो है राइट टू वोट दिया सभी मेन एंड वुमेन को। दुनिया में बहुत सारे कंट्री में पता है महिलाओं को भी यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, ऐसा है नहीं। हाँ गेटिंग? तो वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 था, तो वो क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो इससे जो क्या है, बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़े, बहुत सारे जो यंग पीपल है दे आर नाउ एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस माय डियर। एंड इसकी वजह से इंडिया में ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है, लगभग अराउंड हम बात करेंगे 2024 का अगर डेटा की बात करेंगे तो लगभग 97 करोड़ वोटर्स हमारे इंडिया में राइट नाउ 2024 के डेटा से। अगर 2026 की बात करेंगे तो इट माइट इंक्रीज अप टू शायद 2-3 करोड़ से बढ़ चुका होगा, मे बी 100 करोड़ पास कर चुका होगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पे देयरफॉर इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने कितने मार्क्स के लिए? ये होता है 2 मार्क्स के लिए। कितने? 2 मार्क्स, है ना? हाँ, उसके बाद इसमें आपको पॉइंट लिखने होते हैं 30 to 40। कितने? 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, यानी 30 to 40 वर्ड्स को आपको ट्रांसलेट करना होता है 4 to 6 पॉइंट्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ना इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे दो। ओके, ये लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मुश्किल चीजें हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीक्रेसी मतलब भाई छुपाना क्यों है? छिपाना, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। ओके, ये क्या है? क्वेश्चन आपका क्या था कि ट्रू और फॉल्स, है ना? हाँ, ये ट्रू है। अब ये क्या है? दिस इज इंक्रीज हुई क्या? मतलब जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है 2005 में जो बना हुआ है, ये बनने के बाद क्या गवर्नमेंट की चीजें पता नहीं होती? पता होती है। ओके, ऐसा नहीं कि पता नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर हम कहेंगे, इसका आंसर पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अब उसके बाद में उसका रीजन लेंगे क्यों? क्योंकि आरटीआई यहाँ पे क्या हुआ, आरटीआई मतलब मुझे जानने का हक 2005 में दिया गया। ओके, सारे सिटीजन्स को, जो भी सिटीजन्स, ओके, सब लोग। ओके, एंड आरटीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट? आरटीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आप यहाँ के कीवर्ड देखो, आपके टेक्स्ट बुक में कीवर्ड क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर योर कीवर्ड्स माय डियर। अब केडब्ल्यू मत पूछो कि क्या है, केडब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को मतलब उस हर एक आंसर में, हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर में अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स। समझ रहे हो सभी लोग? हाँ, अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रही। ओके, उसके बाद ये ना हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भी यहाँ पे आना चाहिए। ओके, 1 2 3 वर्ड्स आ गए। अब आरटीआई आने की वजह से क्या हुआ? रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी कम होती चली गई, लोग जो है जानने लगे कि एक्चुअली किस तरह से चीजें होती है, किस तरह से मतलब गवर्नमेंट काम करता है, पैसे आते कहां से, पैसा खर्च होता कहां पे है, ये सारी बातें लोगों को पता चलने लग गई एंड इससे काफी ज्यादा चीजें आसान हुई। ओके, आगे चलते। क्वेश्चन क्या है? द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिविंग डॉक्यूमेंट? क्या जीता जागता है क्या? क्या वो बोलता है सच में? ऐसा नहीं है। ओके, लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब होता क्या है? ये चीज ट्रू है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये ट्रू है। ट्रू है। अब इसका मतलब क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया इज डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या? कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। अब ये डायनामिक होता क्या है? कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग मतलब क्या? समझो 1947 में जो भी रूल बनाया गया, ऐसा नहीं कि वो 1970 में वैसा कि वैसा होगा। 1990 में कुछ सिचुएशन बदलेंगी, सोसाइटी बदलेगी, है कि नहीं? 2002 में कुछ बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। 2026 में एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे भी अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन यू नीड। सो दैट्स व्हाई ना आपको आपके संविधान में बदल करने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने संविधान में चेंज करने की जो एक शक्ति है, एक पावर है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं भाई लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसे हम बदल सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं अपना संविधान। ओके, नेक्स्ट, it has it has to change according to the changing condition of the society। ये वाला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। then parliament has necessary power। अब ये बदलने का अधिकार किसके पास है? संविधान बदलने का, संविधान में कुछ चीजें डालने का, कुछ चीजें निकालने का अधिकार किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? ओके, अगर हम बात कर लेंगे अपनी पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट में आते हैं 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे सदन, जिसका नाम है लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। तो इन दोनों के पास पावर है भाई संविधान बदलने का। ये दोनों क्या कर सकते हैं? संविधान बदल सकते हैं, और ये जुडिशियरी ने एक्सेप्ट किया है कि आप संविधान बदल सकते हो। ओके, नेक्स्ट,
बिकॉज इट्स कैपेसिटी टू चेंज एंड ग्रो, क्योंकि ये बदल सकता है, ये चेंज हो सकता है, इसीलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में आपको लिखना ही लिखना है, भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन क्या बात है? ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपका आता है 2 मार्क्स के लिए, कितने? 2 मार्क्स के लिए। तो राइट बेस्ड अप्रोच मतलब ये क्या है? राइट बेस्ड अप्रोच क्या है? ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे ना 50 वर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, 50 वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम, एंड 5 पॉइंट्स में मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि ना आपका आंसर प्रूफ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, अब देखो इसमें आंसर क्या? ओके, इसमें चीजें क्या है? इसमें चीजें क्या है? ओके, काफी सिंपल वाली बात है। मैं अगर आपको बताऊंगा, एकदम इजी है, एकदम आसान है, ज्यादा यहाँ पे टेंशन की बात यहाँ पे है नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, हाँ चलो, हाँ अब देखना क्या चीज है। ओके, यहाँ पे कि इन द डिकेड्स ऑफ द फॉलोइंग, ओके, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या? इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या कि सिटीजन्स वेर व्यूड, सिटीजन्स को ऐसा देखा गया कि वो बेनिफिशियरीज है, मतलब उन्हें लाभ मिलना चाहिए। भाई सिटीजन्स मतलब भीख नहीं मांग रहे ना, सिटीजन्स क्या है? वो एक पार्ट है सोसाइटी का, वो एक पार्ट है संविधान का, वो एक पार्ट है इस देश का, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, डिफरेंट जो स्कीम्स है उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा उन्हें लाभार्थी कहा जाने लगा। बेनिफिशियरी मतलब इन्हें मिलना चाहिए, इन्हें दे दो यार, इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं है। रिसेंट डिकेड्स में क्या हुआ, 1990 के बाद क्या हुआ, ये अप्रोच बदला। ये आपको लिखना है। ओके, 1990 के बाद ये अप्रोच बदला, एंड डेवलपमेंट इज नाउ कंसिडर्ड, ये हमारा अधिकार है। भाई रोड अच्छा होना चाहिए, हमारा अधिकार है। ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हमारा अधिकार है। पानी हमें अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, हेल्थ हमें अच्छी मिलनी चाहिए। दीज आर ऑल आर राइट्स। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। हाँ पीपल ऑफ सोसाइटी। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, नाउ सिटीजंस हैव सिक्योर्ड राइट सच एज राइट टू इंफॉर्मेशन। उन्हें मिला है, क्या मिला है? राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है, एजुकेशन मिला है, फूड मिला है। मतलब देखना, गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है जानने का हक है, देन हमें एजुकेशन लेने का हक है, देन हमें खाना मिलने का हक है। मतलब खाना मिलने तो ये बेसिक नीड है, खाना मिलना ये क्या है? बेसिक नीड है ना, तो ये बेसिक नीड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे कहते हैं हम बेसिक नीड, बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। ओके, दिस अप्रोच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी बाय अफर्मिंग सिटीजन एंटाइटलमेंट, है ना। ये क्या है? ये अप्रोच क्या करता है? हाँ, ये अप्रोच क्या करता है? ये अप्रोच करता क्या? ये अप्रोच स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी की प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट, अब राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में ये आया था भाई। अब क्या बात है ये? तो राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया? 2005 में यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखो, इट वॉज ग्रांटेड टू सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपना इंडिया, अपना देश कौन सा है भाई? अपना देश है इंडिया। ओके, इंडिया कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, है ना, दिल्ली कैपिटल अपनी। अब देखो, इसे राजधानी कहते हैं, इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। अब इट इज वेरी इसेंशियल फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट इन डेमोक्रेसी। हमको सिटीजन को एम्पावर करना है, सिटीजन को अधिकार देने हैं, है ना, सिटीजन को आगे बढ़ाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो इसीलिए जो जो सारी चीजें ना आपको अभी बताऊंगा, इसीलिए हमने क्या किया, उनको अधिकार दिया कि भाई गवर्नमेंट में जो चल रहा है वो जानने का तुमको हक है। तो इसीलिए हमने वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। एंड इसलिए आरटीआई अलाउ करता है कि सारे सिटीजन्स को क्या है, सारे सिटीजन्स को यहाँ पे जानने का हक यहाँ पे है। ओके, सो आरटीआई अलाउ करता है सिटीजन्स को टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, इसे जानने का हक जो है यहाँ पे मिलता है। किसे किसे मिलता है? ये मिलता है अपने सारे सिटीजन्स को। ये इंपॉर्टेंट वाली बात आपको पता होनी चाहिए। चलो, दिस एक्ट इज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द गवर्नमेंट वर्क। इस एक्ट ने क्या किया है? इस एक्ट ने क्या किया है? इस एक्ट ने क्या किया? सक्सेसफुली रिड्यूस किया सीक्रेसी को। मतलब छिपा के क्यों रखना है? गवर्नमेंट का काम है ना, तो छिपा के क्यों रखना है? देयर इज नो नीड टू नो सीक्रेटिव, है कि नहीं? आगे चलते। ओके, नाउ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे क्या? ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। आपको लिखना कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। अपने भारत में हमने 50% रिजर्वेशन दिया है। कहां पे? यहाँ पे। कहां पे? ओके, ये है आपका ग्राम पंचायत, ये आपका पंचायत समिति और आपका जिला परिषद, है ना। यहाँ पे हमने 50% दिया है, लेकिन वी हैव नॉट गिवन, चलो यहाँ पे तो हम तो कहेंगे ना 33% है, लेकिन देयर आर सम ऑफ द स्टेट लाइक महाराष्ट्र, वहां पे हमने 50% दिया है, राइट ना। तो ऑल ओवर द इंडिया 50% नहीं है,
30% है, और वो सब ना जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में है कि नहीं? हाँ, अगर हम बात यहाँ पे करेंगे पूरे देश में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन की बात अगर यहाँ पे करेंगे, तो जो पॉपुलेशन है, ओके, अगर हम पॉपुलेशन की बात अगर यहाँ पे करते हैं, तो महिलाओं की जो पॉपुलेशन है, द वुमेन की पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है पता है? ओके, अप्रोक्सीमेटली 48% है, एंड मेंस की जो पॉपुलेशन है वो है 52% अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब इनमें से 48% अगर हम लोकसभा देखें, अगर हम देश के लेवल पे देखें, तो महिलाओं की संख्या काफी कम है। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिंग द वुमेन। 48% संख्या नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं, अगर टोटल आपने जो सीट्स है, ओके, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर, टोटल 545 अगर सीट्स है, तो इसमें से सिर्फ 14% ही महिलाएं हैं, मतलब 10% 54। अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 70, ओके, अराउंड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 50 एंड 75, ओके, अप्रोक्सीमेटली 75 महिलाएं होगी। तो इमेजिन करो, मतलब यार 50% भी नहीं, वुमेन्स को उतना अधिकारी नहीं मिल रहा है, महिलाओं को अधिकारी नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिंग एट द नेशनल लेवल, तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट बात हम इस चैप्टर में बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग वुमेन हैव हैड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब काफी कम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो लोकसभा में तो ये हमें इंक्रीज करना है। ग्लोबली और नेशनली हम देखें, एफर्ट्स आर बीइंग मेड करे गए हैं वुमेन के रिजर्वेशन को, वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमने क्या किया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करी, मतलब रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हमने 33% रिजर्वेशन आप दिया, और अब तो महाराष्ट्र में 50% है ना, वो हमने किया। एंड अगर बात यहाँ पे करेंगे, लेकिन स्टिल लोकसभा में ये नंबर काफी कम है। 2014 की बात अगर यहाँ पे करेंगे, वो 12.15% है। 2019 में 14% था, 2024 में थोड़ा सा ये बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा है। 50% होना चाहिए, वो नहीं बढ़ा है। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब आंसर इन ब्रीफ आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है, approximately 6 to 60 70 words में। What are the effects? What are the effects? What are the effects, of reducing the voting age from 21 to 18 years? Okay, तो क्या रहा? तो क्या रहा यहाँ पे? अगर हमने वोटिंग एज जो है 21 से 18 किया है, तो क्या हुआ? देखो, काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। इससे ना आपका जो वोटिंग वाला जो पीपल है, ओके, वोटिंग जो करने वाले सिटीजन्स है, उनकी संख्या काफी यहाँ पे बड़ी है। उनकी संख्या यहाँ पे काफी बड़ी है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। So voting age was reduced from 21 to 18 years, and this change gave a great opportunity for political participation. ये आपका कीवर्ड बन गया, ओके, टू द यंग पीपल। तो यंग पीपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वोट करके आ रहे हैं ना, मतदान करके आ रहे हैं। आपने कभी देखोगे यहाँ पे ना इंक लग जाती है ब्लैक कलर की, है ना, तो अपने पापा मम्मी के पास आपने देखा होगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। एंड दिस प्रोविजन ने हेल्प करा टू एस्टेब्लिश इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। को भी अंडरलाइन करो। तो ये क्वालिटेटिव, दिस चेंज वाज क्वालिटेटिव, नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव। ओके, देखो, दिस चेंज वाज क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब ये क्वालिटी वाली चीज है, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या कर रही है, अब जो युवा लोग हैं, जो तरुण लोग हैं, जो यंग पीपल है, उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, बिकॉज उसके अनुसार वो पार्टी बना रहे हैं। ओके, जॉब्स है, एजुकेशन है, ओके, and these parties represent the various expectations and compete in the political sphere। तो ये सारी जो पार्टीज है, ये compete कर रही है। मतलब महाराष्ट्र में क्या छोटी छोटी पार्टी आ रही है जो युवाओं के प्रश्नों को लेकर आगे जा रही है। अब रिसेंटली एक नई पार्टी आ चुकी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 22 मिलियन उसके लगभग अराउंड फॉलोअर्स है इंस्टा के ऊपर। उसका नाम क्या है, लिखो कमेंट सेक्शन में, इफ यू अगर आपको पता होगा तो। ओके, नई पार्टी लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन लॉन्च हो चुकी है बाय द वे। ओके, हाँ, व्हाट इज मीन बाय द एस्टेब्लिशमेंट सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? मतलब सामाजिक न्याय। समाज में क्या सबको न्याय मिलता है? वही तो बात इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके चैप्टर में। तो सोशल जस्टिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब इसके अगर कीवर्ड्स की अगर मैं बात है, अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अब वो अंडरलाइन वाले सारे कीवर्ड्स, जैसे इट मींस रिमूविंग द सोशल कंडीशंस। ओके, रिमूविंग सोशल कंडीशंस। ओके, क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनजस्टिस। ओके, इट मींस रिमूविंग सोशल कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनजस्टिस। तो इसीलिए ना सोशल कंडीशन को हमें रिमूव करना है, क्योंकि सोशल कंडीशंस है, उससे क्या हो रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो वो अन्याय को हमें रिमूव करना है, लोगों को भाई इक्वलिटी के साथ आगे बढ़ाना है, जस्टिस देना है, न्याय देना है ना। तो वही सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए ये सारा हमारा एम है, एंड करना डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, फूड के ऊपर, कलर के ऊपर,
इन सब के ऊपर यू नो रीजन के ऊपर हम भेदभाव करते हैं, इसे कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं होना चाहिए, है ना। सोशल स्टेटस सुपीरियर होता है, कभी इंफीरियर होता है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल, ये कहना पड़ता है कि हम काले तो ठीक है लेकिन दिल वाले हैं, लेकिन ये कहना पड़ता है। रंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि नहीं होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑब्स्टेकल है ओके बिटवीन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। ये discrimination is based on the factors like caste, religion, language, gender, okay, or a place of birth. It ensures the quality of opportunity for development for every individual. तो गोल जो है is to establish an inclusive democracy. हमें inclusive democracy यहाँ पे लानी है, that's why सबको इकट्ठा करके लाना है, सारे लोग इकट्ठा करके यहाँ पे लाना है कि नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, that we need to understand here. Okay, which decision of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? ओके तो बताओ यहाँ पे क्या चीज है। तो कोर्ट के कुछ डिसीजन यहाँ पे रहे हैं, तो पहला वाला अगर बात यहाँ पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से, जुडिशरी हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड बाय गिविंग जजमेंट्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। से बात करते हैं काफी सारी चीजें जिसके बारे में बात करेंगे, महिलाओं के अधिकारों की बात करें, जैसे डाउरी है कि नहीं, हाँ डाउरी है, इक्वल share in the father's and husband's property. Okay, that includes protection of the honor and dignity of the woman, and specifically अगर बात करेंगे the act for the protection of women, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वाली सारी बातें हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। Now this act clearly underline कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को हमने क्या किया भाई, इसके लिए एक एक्ट बनाया, सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर राइट टू द वुमेन, हम क्या ही हैं, हम किस तरह से जी रहे हैं। तो वी नीड टू रीथिंक दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ओके, इट रिजेक्ट द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड ऑथोरिटेरियनिज्म विद इन सोसाइटी, कि भाई हम ही हैं, वी आर द पीपल, वी विल गो टू डिस्कस, हम पुरुष हैं, हम डिस्कस करेंगे, हम रूल करेंगे, वी विल गो टू डिसाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार मिलना चाहिए। ओके तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस है, इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। इफ यू आर राइटिंग ऑल दिस आंसर लाइक दिस माय डियर, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 70 to 80% क्वेश्चन केम फ्रॉम एक्सरसाइज। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इनटेक से आते, मतलब जो पैराग्राफ आपके दिए होते वो भी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। ट्रेंड वाले भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सारे क्वेश्चन रीड करने चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रीड करने चाहिए या ध्यान देना चाहिए, ये सबके लिए भी एक नई सीरीज में लॉन्च करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को समझना है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद हम बाकी चीजें वहां पे करने वाले हैं। तो ये समझा होगा तो डेफिनेटली आपको मजा आया होगा, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो, एंड स्कॉलर बैच में आना भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए, इससे भी डिटेल वाली चीजें वहां पे हो रही है। सो बताना नई जो पॉलिटिकल पार्टी आई है ऑनलाइन में काफी धूम मचा रही, उसका नाम लिखो in the comment section. We meet in the next session. So till then, tada, bye bye, take care. Thank you so much. Jai Maharashtra. धन्यवाद guys. Bye bye.